क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में हमने एक रेडॉक्स रिएक्शन है और इस रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग की बात हो रही है। अब अगर हम इस रेडॉक्स रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखें तो आयनिक फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि NO2 माइनस प्लस MnO4 माइनस NO2 माइनस प्लस MnO4 माइनस। अच्छा, H प्लस तो बैलेंसिंग में H2SO4 यहाँ देखें तो केवल H प्लस प्रोवाइड करने का काम कर रहा है और काउंटर एंड सल्फेट एंड बैलेंस कर रहा है, और कोई काम तो है और रेडॉक्स में तो है नहीं, तो उसको ना लिखें। और ये फिर रेक करके Mn+2 और NO3 माइनस प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ देखें तो ये +7 से Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, तो Mn में चेंज आया 5 का, और ये +2 से +5 जा रहा है तो इसमें चेंज आया 2 का, तो यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद अब हमने मेन एटम बैलेंस कर लिया, इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लिए। अब बैलेंसिंग है ऑक्सीजन की। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन देखें तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 8 और ये 18 एटम्स हैं, और इधर प्रोडक्ट साइड में 15 एटम्स हैं। यानी इधर हमें ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे, और 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें तो यहाँ पे +3H2O हो गया। H प्लस बैलेंस करें तो इस साइड में 6H प्लस हो गया। अगर हम इसको अब काउंटर एन के साथ बैलेंस करें तो देखो 6H प्लस में से 5H प्लस तो HNO2 के पास चला जाएगा, या 5 HNO2 इधर है और 5 NO2 माइनस इधर है और 5 NO3 माइनस इधर है, तो दोनों साइड 5 इस प्लस ऐड कर दे तो ये मिल के बना दिया 5 HNO2 प्लस 2K प्लस ऐड कर दें तो ये आ गया 2K MnO4। और 6H प्लस की जगह हम 6H2SO4 लिखिए, और काउंटर आयन यहाँ बैलेंस किया जाए तो 3H2SO4, 6 नहीं क्योंकि H प्लस का नंबर है 6, तो यहाँ H2SO4 3 हो जाएगा, तो 3H2SO4 और ये आपस में रेक करके 2 MnSO4 प्लस 5 HNO3 प्लस 3 वॉट, और K प्लस जो ऐड किया है उसका काउंटर एन सल्फेट एन लग जाएगा, तो ये K2SO4 और वाटर। ठीक है, वाटर। अब देखें कौन सा इसमें से ट्रू है, तो H2SO4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, H2SO4 तो H प्लस प्रोवाइड करने काम कर रहा है और काउंटर एन, तो ये तो गलत बात हो गई।
दूसरा है HNO2 इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, सही बात है, HNO2 खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बी ऑप्शन सही है। P + Q + R, तो P HNO2 का कोऑफिशिएंट है, Q KMnO4 का है और R जो है वो H2SO4 का है, तो 5 to 7 + 3 यानी 10, ये भी सही हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 इक्वल्स टू मोलर मास बाई 2, तो HNO3 का देखेंगे तो यहाँ पे इसका वैलेंसी फैक्टर +5 से +2 जा रहा है, तो इसके एक मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन स्टेट का चेंज 2 से हो रहा है, सो इसका इक्विवेलेंट मास हो गया मॉलिक्यूलर मास बाई 2, ये डी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस का pH 11 दिया हुआ है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कब डाइल्यूशन करने पे। तो डाइल्यूशन करेंगे तो देखो, ये अगर pH स्केल बोल दिया जाए ये 7 है, तो डाइल्यूशन करेंगे तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड जाती है, डिग्री ऑफ डिफ्यूजन तो बढ़ता है, बट OH मास की कॉन्सेंट्रेशन जो है, ये कॉन्सेंट्रेशन इज C∝/V, या अगर हम इसके मोल्स के टर्म में लिखें A∝/V। अल्फ़ा भी बढ़ता है, V भी बढ़ता है, पर V की वैल्यू ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, सो नेट वैल्यू घटती है और pH जो होता है वो 11 से इधर की तरफ आएगा। ठीक है, तो pH इनकरेक्ट बताना है, तो pH तो डिक्रीज़ करना चाहिए, यहाँ पे इंक्रीज़ कहा जा रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- ये भी डिक्रीज़ करता है, ये इंक्रीज़ कह रहा है। अल्फ़ा इंक्रीज़ करता है, हाँ, अल्फ़ा डाइल्यूशन के बाद ओस्टोर डाइल्यूशन से कह सकते हैं कि अल्फ़ा इंक्रीज़ करता है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अल्फ़ा डिक्रीज़ करता है, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। नंबर ऑफ H+ आयंस इन सॉल्यूशन इंक्रीजेस, तो H+ इंटू OH- इक्वल्स टू KW होता है। अब जब हमने डाइल्यूट किया तो डाइल्यूशन पे देखेंगे कि OH मास की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, OH मास की कम हुई तो H+ की बढ़नी चाहिए, तो डी ऑप्शन सही है, बट ये इनकरेक्ट मार्क करना है हमें, तो ये इनकरेक्ट नहीं है, ये तो करेक्ट ऑप्शन है, सो इट विल नॉट बी द ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 क्वेश्चन, ये भी आयनिक और इक्विवेलेंट का मिक्सचर है। पहला है, इसमें हमें करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं, हमें क्या बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है कि H2PO2- and HCO3- आर एम्फोटेरिक स्पीसीज। H2PO2- आता है, H2PO2- हाइपोफॉस्फाइड एन इज प्रोड्यूस फ्रॉम H3 हाइपोफॉस्फाइड एन प्रोड्यूस होता है H3PO2 से, और H3PO2 का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर आ जाएगा P सिंगल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड OH। देखेंगे कि इसमें एक ही एसिड एक H है, सो इससे जो एनायन बनेगा P डबल बॉन्ड O- H, ये एनायन एम्फीप्रोटिक नहीं है, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है, हाइपोफॉस्फाइड एन इज नॉट एम्फीप्रोटिक। दूसरा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 कैन बी इक्वल टू इट्स मोलर मास, तो देखो इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर,
अगर वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू 1 आ जाए तो इक्विवेलेंट मास मोलर मास के बराबर हो जाएगा। अब देखो H3PO4 अगर किसी रिएक्शन में एक H+ यूज़ करके H2PO4 माइनस बनाए तो इस केस में केवल एक ही H+ यूज़ हो रहा है, सो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा और मोलर मास और इक्विवेलेंट मास दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। KMnO4 अच्छा KMnO4 की एसिडिक मीडियम में थर्ड ऑप्शन है KMnO4। तो KMnO4 की एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है कि ये Mn+2 में जाता है और 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है यहाँ पे। इसमें अगर KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास m माना जाए और इक्विवेलेंट मास निकाला जाए तो इक्विवेलेंट मास विल बी m/5, तो ये तो m/5 आ गया। अगर हम बेसिक मीडियम में देखें या स्लाइटली बेसिक मीडियम में देखें तो स्लाइटली बेसिक मीडियम में KMnO4 MnO2 में जाता है और इस कंडीशन में इसका मोलर मास अगर m माना जाए इसका इक्विवेलेंट मास m/, तो यहाँ +7 था, यहाँ +4 में गया तो यहाँ m/3 हो गया। तो यहाँ कह रहा है कि KMnO4 हैज़ मैक्सिमम इक्विवेलेंट वेट इन एसिडिक मीडियम में, तो गलत है। ये मिनिमम जो है वो एसिडिक मीडियम में है, ठीक है। बेसिक मीडियम एकदम मिनिमम एसिडिक मीडियम में है, मैक्सिमम नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन H2 इज़ मोर देन NaH, डी ऑप्शन। NaH हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट -1 है और हाइड्रोजन में 0 है। तो अगर ऑक्सीजन स्टेट करें, कंपेयर करें तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू हाइड्राइड में, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है और ये इलेक्ट्रोलिसिस पे है। हमें बताना है कि किसकी इलेक्ट्रोलिसिस में O2 विल बी प्रोड्यूस एट एनोड, O2 एनोड पे प्रोड्यूस हो किसमें। तो देखो पहला है कि डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ए ऑप्शन। अब एनोड पे यहाँ देखें ऑक्सीडेशन के लिए अवेलेबल स्पीशीज़ में वाटर है और सल्फेट है, तो अगर वाटर और सल्फेट होता है तो एनोड पे वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा और वाटर के ऑक्सीडेशन के बाद ये रिएक्शन होगी और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, तो ए ऑप्शन से तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। बी ऑप्शन में एक AgNO3 लिया, AgNO3 लिया तो अभी एनोड पे नाइट्रेट आयन है और साथ में वाटर है। अब देखो नाइट्रेट एंड वाटर दोनों हैं, तो नाइट्रेट आयन +5 ऑक्सीजन स्टेट में वाटर की प्रेजेंस में नाइट्रेट ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी एनोड पे ऑक्सीडेशन वाटर का होगा और वाटर के ऑक्सीडेशन से O2 और H+ बन जाएगा, ठीक है। बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में देखोगे कि सी ऑप्शन में डाइल्यूट H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो अब कॉपर इलेक्ट्रोड है तो एनोड पे कॉपर भी है और H2SO4 भी है और वाटर भी है, तो वो स्पीशीज़ ऑक्सीडाइज होगी जिसका SRP सबसे कम हो। तो कॉपर का SRP देखेंगे 0.34 है, तो कॉपर ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ एनोड पे कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। एक पर NaOH विथ Fe कैथोड एंड Pt एनोड। अब देखो एक पर NaOH ले गया, एक पर NaOH, तो यहाँ एनोड पे देखेंगे एनोड पे वाटर ही है जो ऑक्सीडाइजेबल है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन वाटर का ही हो जाएगा, ठीक है। तो अपने ऑप्शंस में से ऑप्शन ए, बी और डी में ऑक्सीडेशन के बाद वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 एक थ्योरेटिकल सवाल है और इसमें हमें मोलर कंडक्टिविटी के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें उनको जस्टिफाई करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है कि इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाँ
सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी इज अ मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टेंस है, और टेम्परेचर बढ़ाने से आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से लैम्डा बढ़ेगा। पहला ऑप्शन सही है। इट एक्सपीरियंसेस रेजिस्टेंस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ आयंस अबाउट मीन पोजीशन, नहीं, ऐसा तो सॉलिड्स, बी ऑप्शन जो है रेजिस्टेंस यहाँ दो पॉजिटिव चार्ज आयंस के आपस में अट्रैक्शन के कारण होता है। ये मानो ये एक पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है, तो यहाँ पे इसकी वजह से रेजिस्टेंस होता है, साथ में सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन के कारण रेजिस्टेंस होता है। ये जो रेजिस्टेंस का लॉजिक दिया जा रहा है बी ऑप्शन में, ये सॉलिड्स के लिए अप्लीकेबल है, सॉलिड कंडक्टर मेटल कंडक्टर्स के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज द इलेक्ट्रोलाइटिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करें तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज कर जाती है, सही बात है। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो ये सॉल्यूट और सॉल्यूट में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बीच में इंटरेक्शन बढ़ जाता है, और इस इंक्रीज इंटरेक्शन की वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है। ग्रेटर इज द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोलाइटिक मोलर कंडक्टेंस, सही बात है। पोलैरिटी सॉल्वेंट की ज़्यादा होगी तो इनको ज़्यादा अच्छे से सराउंड करेगा, इसको एकदम पैक करके रखेगा, तो इसके साथ इंटरेक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा आती है। ठीक है। तो इसमें ए सी डी ऑप्शन सही हो जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 सवाल में K2Cr27 दो ऑप्शन है। ए ऑप्शन में दो पार्ट है कि K2Cr27 आर नीडेड टू ऑक्सीडाइज 9 मोल्स ऑफ इथेनॉल टू एसिटिक एसिड। इथेनॉल हो गया CH3CH2OH, कंबाइन तरीके से लिखे तो उसको लिख सकते हैं कार्बन का नंबर 2, हाइड्रोजन का नंबर 6 और ऑक्सीजन का नंबर 1, ये हो गया C2H6O। अच्छा, एसिटिक एसिड इज CH3COH, तो CH3COOH को लिख सकते हैं कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। ठीक है। अच्छा, K2Cr27 2K प्लस Cr 2Cr प्लस 3 और 7 वाटर, और इधर पे 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस। ये K2Cr27 की बैलेंस हाफ रिएक्शन आती है। और अगर हम इथेनॉल का एसिटिक एसिड में ऑक्सीडेशन करें तो ये उसकी हाफ रिएक्शन आती है। अब देखो, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को अगर बैलेंस करना हो, दोनों में अगर नेट रिएक्शन लिखनी हो तो नेट रिएक्शन के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें K2Cr27 में, और इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन का नंबर कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से किया तो ये 12, ये 3 से किया तो ये भी 12 हो गया। अब देखो, इसके बाद कोएफिशिएंट आ जाएगा 2 K2Cr27 और इथेनॉल में आ जाएगा 3, यानी 3 मोल्स ऑफ 3 मोल इथेनॉल की ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें 2 मोल K2Cr27 की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें 9 मोल, यहाँ मेंशन है कि हमें 9 मोल इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करना है, तो 9 के लिए ज़रूरत पड़ जाएगी कितने की, तो 6 की। तो मोल्स ऑफ K2Cr27 जो चाहिए वो 6 हो जाएगा। सो ए की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में ऐसा मेंशन किया है कि एक अननोन मेटल क्लोराइड है, जो रिडक्शन होता है मैग्नीशियम के साथ और MgCl2 बनाता है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखते हैं कि इतना 52.4 ग्राम मेटल क्लोराइड रिएक्ट करता है 9.6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से। ठीक है। तो हमें इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल बताना है।
रिएक्शन देखें तो मेटल मैग्नीशियम प्लस Mg से मेटल प्लस MgCl2 बन गया। अच्छा, अब देखो Mg, अब जितना Mg का जो कोफिशिएंट इधर होगा वही कोफिशिएंट यहाँ पे भी होना चाहिए, यानी इन दोनों के कोफिशिएंट्स का रेशियो हमेशा 1:1 होगा। अब Mg का 24 ग्राम अगर हम मास वाइज देंगे तो इसका 24 ग्राम कोफिशिएंट 1:1 मानने के बाद, तो इसका कितना, तो 24 और प्लस 71 यानी इसका 96 ग्राम। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम रिएक्शन ऑफ 24 ग्राम ऑफ Mg मेटल 96 ग्राम ऑफ MgCl2 प्रोड्यूस होता है। तो अगर 9.6 ग्राम Mg मेटल प्रोड्यूस हो रहा है, अयो 9.6 ग्राम Mg मेटल कंज्यूम हो रहा है, तो इतना ग्राम MgCl2 प्रोड्यूस होना चाहिए। भाई 24 से 95 प्रोड्यूस होता है, तो 1 से 95/24 और 9.6 से 9.6 इंटू 95/24, तो 38 ग्राम MgCl2 प्रोड्यूस होना चाहिए। अब देखो हमने Mg रेक किया 9.6, Mg रेक किया कितना 9.6, और मेटल क्लोराइड जो प्रोड्यूस MgCl2 जो प्रोड्यूस हुआ वो हो गया 38 ग्राम। अब ये यहाँ से हम बता सकते हैं क्लोरीन का कितना मास था। तो मास ऑफ क्लोरीन इन MgCl2 इज मास ऑफ क्लोरीन मेटल क्लोराइड, और MgCl2 इतना 38 ग्राम था और इसमें मैग्नीशियम था 9.6, तो क्लोरीन का मास आ गया 28.4, ठीक है। और मेटल का मास आ गया, मेटल क्लोराइड में देखो मेटल क्लोराइड का मास किया था हमने इनिशियली 52.4 ग्राम, तो 52.4 ग्राम में से 28.4 ग्राम तो क्लोरीन का मास हो गया, तो मेटल का मास आ गया 24। अब यूनिटरी मेथड 28.4 ग्राम क्लोरीन कंबाइन हो रहा है 24 ग्राम मेटल से, और ये प्रोड्यूस कर रहा है 52.4 ग्राम मेटल क्लोराइड। तो अब अगर हमें इसका इक्विवेलेंट मास बताना है तो इक्विवेलेंट मास की बाय डेफिनेशन ये होती है कि 35.5 ग्राम क्लोरीन से जितना उसका मास कंबाइन करे, तो 28.4 ग्राम से कंबाइन कर रहा है 24 ग्राम, सो 1 से कंबाइन करेगा 24/28.4, और 35.5 से कंबाइन करेगा 24 इंटू 35.5/28.4, यानी ये आ गया B की वैल्यू 30। और हमें B बाई ए पूछा है, तो B बाई ए विल बी 30/5 यानी 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है एक सॉल्यूशन में जिसमें इतना HOCl है और इतना NaOCl है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें HOCl का प्रोवाइडेड है। अब देखो HOCl और NaOCl, यहाँ दो चीज़ें आ गई। HOCl एक वीक एसिड है और NaOCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो NaOCl डिसोसिएट होके कंप्लीट डिसोसिएट होके Na प्लस OCl माइनस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब देखो इस NaOCl की कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू 10⁻⁻⁴ है, तो OCl माइनस यहाँ से आ गया 2 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। और HOCl एक वीक एसिड है, तो अगर वो एक वीक एसिड है तो उसका हमें इक्विलिब्रियम रखना चाहिए, और उसका अगर इक्विलिब्रियम लिखे तो HOCl डिसोसिएट होके H प्लस NOCl माइनस बना रहा है। इनिशियली इसकी HOCl की कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू 10⁻⁻³ है ये, तो
अच्छा मान लेते इसका x डिसोशिएट हो गया, तो 2 इंटू 10⁻³ माइनस x, ये x बन गया, और 2 इंटू 10⁻⁴ OCl माइनस, तो यहाँ NaOCl से आ गया और बाकी यहाँ से x आ गया। अब इसका k लिखेंगे तो k विल बी H+ की कॉन्सेंट्रेशन x इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ प्लस x अपॉन 2 इंटू 10⁻³ माइनस x। और इसको अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁴ आ जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसकी हमें एलिमेंटल एनालिसिस दे रखी है और हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तीन ही एलिमेंट्स हैं। एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जो है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन H एटम्स इक्वल टू 66% ऑफ टोटल एटम्स, और मास रेशियो ऑफ कार्बन इज टू ऑक्सीजन इज 3:2। ठीक है, ठीक है। अब अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना है तो उसमें जो एक एक एलिमेंट के एटम्स का नंबर है उनका सम बताना है। अच्छा, साथ में वेपर डेंसिटी दे रखी है 23, वेपर डेंसिटी 23 दे रखी है, तो मोलर मास इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी यानी मोलर मास इज 46 ग्राम। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, पहला डेटा यूज़ करते हैं मास का। मास का रेशियो, मास ऑफ कार्बन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन इज टू ऑक्सीजन इज 3/2, यानी कार्बन का मास अगर 3x माना जाए तो ऑक्सीजन का मास 2x हो जाएगा। अब मास मिल गया तो मोल्स निकाले, तो मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास। कार्बन का मास हो जाएगा 3/12 और सॉरी कार्बन का मास मोल्स है, तो कार्बन का मास है 3x, तो मोल्स हो जाएगा 3x/12 यानी x/4। और ऑक्सीजन का मोल्स निकालना हो तो ऑक्सीजन का मास है 2x और अपॉन 16 कर दें तो ये हो गया x/8। ये आ गया मास ये आ गया मोल्स किसका, ऑक्सीजन का। इनका रेशियो निकालिए, कार्बन इज टू ऑक्सीजन, तो x/4 इज टू x/8, यानी यहाँ से आ गया कि ये इनके मोल्स का रेशियो कितना है, 2:1 है। अगर इनके मोल्स का रेशियो 2:1 है तो उस कंपाउंड में कार्बन का एक एटम है तो हाइड्रोजन का, कार्बन का 2 एटम है तो हाइड्रोजन का 1 एटम होना चाहिए। और हाइड्रोजन के एटम के बारे में भी पता नहीं है तो हाइड्रोजन के एटम को x लिखिए। अब दूसरा डेटा यूज़ करते हैं कि वो डेटा है कि भाई हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स इज 66, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 66.67% ऑफ टोटल एटम्स हैं। 66.67% ऑफ टोटल एटम्स का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन टोटल एटम्स में से 2/3 एटम्स हाइड्रोजन के हैं। टोटल एटम्स में से 2/3 एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के। तो बाकी 1/3 एटम्स किसके हो जाएंगे, तो बाकी 1/3 एटम्स कार्बन और ऑक्सीजन के मिला के हो जाएंगे। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बन रहा है 2, कार्बन के 2, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का x और ऑक्सीजन का O। अब देखो टोटल एटम्स अगर n होते हैं तो उसका टोटल एटम्स अगर n होते हैं तो उसका 1/3 हो जाएगा कितना, 3 के बराबर, क्योंकि 2/3 हाइड्रोजन के हैं तो 1/3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के हो जाएंगे। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना है, तो 2+1 है, यानी यहाँ से टोटल नंबर ऑफ एटम n = 9 आ गया, यानी कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1, ये हो जाएगा ये तरीका। दूसरा तरीका, मान लेते हैं हाइड्रोजन के नंबर x है तो टोटल एटम हो गया 2 + 1 + x। अब इसका 2/3 या 66.67% इज x, तो यहाँ से भी सॉल्व करके x की वैल्यू 6 आ रही है और यहाँ से भी x की वैल्यू 6 आ रही है। इसका देखो ज़रा,
इसका मास कितना आ रहा है, अगर हम इसका एम्पिरिकल मास देखें, ये आया एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका मास देखा जाए तो वो मास आ रहा है कितने के बराबर, तो कार्बन का 24 और 36 और 46, इसका मास 46 आ गया, मतलब यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और अगर यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसमें टोटल नंबर एटम हो गए 6 2 8, 6 + 2 8 + 1 9। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है द डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी कंस्टिट्यूट अ गैल्वेनिक सेल। हाँ, गैल्वेनिक सेल वही होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। जब एक लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, और उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, और केमिकल रिएक्शन में पीबी का एनोड, PbO2 का कैथोड होता है, और केमिकल रिएक्शन के कारण हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी एनोड इज नेगेटिवली चार्ज। जब चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग किया जाता है, तो चार्जिंग में एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। जब चार्जिंग कर रहे हैं तो ड्यूरिंग चार्जिंग वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बिहेवियर दिखाता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चार्जिंग के टाइम पे वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बिहेवियर दिखाता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है। नेक्स्ट, द मास लॉस्ट एट एनोड इज इक्वल टू मास गेन्ड एट कैथोड। ये तो गलत बात हो गई। जब मास की बात हो रही है तो मास तो डिपेंड करेगा कि एनोड पे कौन सा मैटर है, कैथोड पे कौन सा मैटर है। अगर एनोड पे कॉपर डिपॉजिट हो, एनोड पे कॉपर ऑक्सीडाइज हो, और कैथोड पे एजी रिड्यूस हो, तो क्या दोनों का मास बराबर होगा? नहीं, दोनों का मास बराबर नहीं हो सकता। सो ये जनरलाइज स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ स्टेटमेंट है ई नॉट सेल इज अ इंटेंसिव क्वांटिटी। सही बात है, ई नॉट सेल इज अ इंटेंसिव क्वांटिटी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये तो गलत बात है। ई सेल इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ई सेल का अपने पास एक्सप्रेशन है कि ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF अगेन Q, और यहाँ आ रहा है RT अपॉन NF, तो यहाँ टेम्परेचर फैक्टर आ रहा है। तो ई सेल इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। नेक्स्ट, फोर्थ ऑप्शन है द ओवरऑल सेल रिएक्शन इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नीड नॉट ऑलवेज लुक लाइक अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो हाँ, कई केसेस में, जैसे ये एक केस हमने लिखा हुआ यहाँ पे कि ये अगर सेल रिएक्शन लिखी जाए तो इसका अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखोगे तो कुछ ऐसा आएगा, Ag + Cl माइनस AgCl बन रहा है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल एक रेडॉक्स रिएक्शन जैसा नहीं दिखा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ई नॉट सेल डिटरमाइंस स्पॉन्टेनिटी। किसी भी रिएक्शन में अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो ई नॉट सेल की वैल्यू से डिटरमाइन करते हैं या ई सेल की वैल्यू से डिटरमाइन करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी डिटरमाइन करती है तो डेल्टा G से डिटरमाइन किया जाता है और ई सेल से डिटरमाइन किया जाता है। G0 और E0 से डिटरमाइन नहीं करते। जिस रिएक्शन का डेल्टा G नेगेटिव हो या E0 से क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अच्छा सवाल। और क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दो तीन चीज़ें मेंशन की है। उसमें सबसे पहले है कि प्योर वाटर इज सैचुरेटेड विथ AgCl, और हम उसमें Ag की रॉड डिप करते हैं, और Ag की रॉड डिप करके एक इलेक्ट्रोड बना लेते हैं, और उसका पोटेंशियल कैरियोमल इलेक्ट्रोड के अगेंस्ट मेजर करते हैं, नॉर्मल कैरियोमल इलेक्ट्रोड। फिर यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जाता है AgI के साथ, और दोनों सेल AgI और AgCl
को जब हम कैल्यूमर के साथ मेज़र करते हैं तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आता है 0.177 वोल्ट का, ठीक है। देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ AgCl एंड AgI, रेशियो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रेशियो बताना है। क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व करते हैं। एक स्टैंडर्ड तरीका कि हमने कैल्यूमर का कैथोड बना लिया और इसको ट्रीट किया, सॉरी कैल्यूमर का कैथोड बना लिया और AgCl वाला जो इलेक्ट्रोड था उसको बना लिया हमने एनोड। अच्छा, अब इसका जब E1 मतलब कैल्यूमर के अगेंस्ट जब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे तो उसको लिख सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैल्यूमर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ AgCl टू Ag, ये होगा। वैसे E2 को लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैल्यूमर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ AgI टू Ag होगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो E1 माइनस E2 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी E2 माइनस E1 की वैल्यू हो जाएगी AgCl माइनस AgI और इसकी वैल्यू आ रही है 0.177, यानी पोटेंशियल ज़्यादा किसका है तो AgCl का ज़्यादा है, AgI का कम है। अब देखो इसको ऐसा देख के लग रहा है कि हमने AgCl का कैथोड बना दिया है। इसको अगर हम देखें तो ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि AgCl का कैथोड है और AgI का एनोड है, हाँ है ना। तो अगर AgCl का कैथोड है और AgI का एनोड है, क्योंकि कैथोड माइनस एनोड RP ऑफ कैथोड माइनस RP ऑफ एनोड करते हैं, तो इससे हम सेल लिख सकते हैं कि AgCl कैथोड पे है और AgI एनोड पे है। इसको फिर फर्दर हम Ag के टर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि Ag प्लस टू Ag और यहाँ Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन AgI एनोड पे Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन AgI से आएगी और कैथोड पर Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन AgCl से आएगी। क्योंकि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में Ag प्लस इंटू X माइनस, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन X माइनस मतलब Cl माइनस और एक जगह I माइनस, जनरल वे में लिखते हैं तो X माइनस कर देते हैं। इनका प्रोडक्ट KSP के बराबर होना चाहिए। अब Ag प्लस और X माइनस दोनों बराबर होंगे सो ये हो जाएगा Ag प्लस का स्क्वायर और यहाँ से Ag प्लस का स्क्वायर है तो रूट उधर कर दे तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी रूट KSP। सो इसमें Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन रूट KSP ऑफ AgCl और यहाँ पे AgI। अब देखो ये एक, अब ये वाला जो सेल लग रहा है ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, कॉन्सेंट्रेशन सेल जिसका सेल पोटेंशियल 0.177 है और कॉन्सेंट्रेशन सेल का पोटेंशियल लिखते हैं E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग नेट डायरेक्शन जब लिखोगे तो एनोड पे ऑक्सीडेशन है तो Ag से Ag प्लस बनेगा तो Ag प्लस एट एनोड ऊपर और Ag प्लस एट कैथोड नीचे आ गया, ठीक है। अगर हम इसकी नेट डायरेक्शन लिखें तो एनोड पे ऑक्सीडेशन तो Ag से Ag प्लस एट एनोड और Ag प्लस एट कैथोड से Ag एट कैथोड, तो E0 से इतना आ जाएगा। अब इसको अगर हम इधर शिफ्ट कर दें और माइनस को उल्टा कर दें, इधर शिफ्ट करके और लॉग वाले टर्म को उल्टा कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 0.177 अपॉन 0.0591 इक्वल्स टू लॉग Ag प्लस एट कैथोड अपॉन Ag प्लस एट एनोड, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखो ज़रा 0.591, ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है तो यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू आ जा रही है 3 के आसपास, ठीक है।
और Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन पुट करें तो वो रूट ऑफ KSP ऑफ AgCl है, और ये पुट करें तो रूट ऑफ KSP ऑफ AgI है। तो यहाँ से रूट बाहर निकालिए तो हाफ लॉग KSP ऑफ AgCl अपॉन KSP ऑफ AgI। एंटी टू को इधर शिफ्ट करें और एंटी लॉग ले लें तो दोनों के KSP का रेशियो आ जाएगा 10⁶ इज इक्वल टू KSP ऑफ AgCl अपॉन KSP ऑफ AgI। ठीक है, दोनों का रेशियो 10⁶ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का, कॉन्सेंट्रेशन 200 ml है और कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है। इसको मिक्स करते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ इक्विमोलर HCl, मतलब HCl का भी सेम वॉल्यूम और सेम मोलैरिटी के सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है। फिर उसमें हम 1 ग्राम NaOH ऐड करते हैं और उस सॉल्यूशन में H+ की कॉन्सेंट्रेशन इतने से x × 10⁻⁻y से रिप्रेजेंट की जाती है। तो हमें x + y का समेशन बताना है और एसिटिक एसिड का K प्रोवाइडेड है। ठीक है, एसिटिक एसिड का हमें K प्रोवाइडेड है 2 × 10⁻⁻5। देखो अच्छा सवाल है, कैसे करें? तो इसके लिए सबसे पहले तो देखें कि एसिटिक एसिड और HCl दोनों प्रेजेंट हैं। तो अगर एसिटिक एसिड और HCl दोनों प्रेजेंट हैं तो ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा और हम इसमें NaOH ऐड कर रहे हैं तो एसिड बेस की रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो एसिटिक एसिड के मिलीमोल्स निकाले हैं तो कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है, वॉल्यूम 200 ml है। सो यहाँ पे इसके मिलीमोल्स आ गए 200 × 1 यानी 20 मिलीमोल। वैसे HCl के निकाले हैं तो इक्विमोलर है और इक्वल वॉल्यूम भी है तो उसके भी मिलीमोल 20 मिलीमोल आ गए। NaOH का 1 ग्राम लिया है तो उसके मोल्स आ गए 1/40 और 1/40 मोल्स, और अगर मिलीमोल निकाले तो 1/40 × 1000 तो ये आ गया 25 मिलीमोल। अब देखो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड वीक है, तो HCl तो कम्प्लीटली आयनाइज होगा और जब HCl कम्प्लीटली आयनाइज होगा तो उसके प्रेजेंस में एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन बहुत बहुत कम होगा। यानी जब NaOH ऐड करेंगे तो NaOH प्रेफर करेगा पहले कि वो आयनाइज HCl के साथ रिएक्ट करें। तो HCl के मिलीमोल 20 हैं, NaOH के 25 हैं। तो जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो HCl पूरा कंज्यूम हो जाएगा और NaOH के 5 मिलीमोल बच जाएंगे। HCl से रिएक्शन के बाद 5 मिलीमोल बच जाएंगे। अब ये जो बचे हुए 5 मिलीमोल हैं वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, है ना। तो 5 मिलीमोल जो NaOH का बचा हुआ है वो एसिटिक एसिड के साथ वो बचा हुआ मिलीमोल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। एसिटिक एसिड के इनिशियल मिलीमोल 20 हैं और NaOH के 5 हैं। तो जब इनमें आपस में रिएक्शन होगी तो इसमें लिमिटिंग एजेंट देखा जाएगा। तो लिमिटिंग एजेंट NaOH आ गया, लिमिटिंग एजेंट इज NaOH। तो इसके मोल्स ख़त्म हो जाएंगे और एसिटिक एसिड के 15 मिलीमोल बनेंगे, एसिटिक एसिड के 15 मिलीमोल्स बचेंगे और NaOH सारा का सारा NaOH ख़त्म हो चुका है और सोडियम एसीटेट के 5 मिलीमोल बन गए। अब देखो सोडियम एसीटेट के जब 5 मिलीमोल बन गए और एसिटिक एसिड के 15 मिलीमोल बचे हुए हैं तो ये जो सॉल्यूशन है ये तो बफर जैसा है। क्यों बफर है? तो बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों सिग्निफिकेंट अमाउंट में है, वीक एसिड भी है और उसका कॉन्जुगेट बेस भी है, यानी ये तो एक बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये एक बफर सॉल्यूशन है तो बफर सॉल्यूशन है तो हम इस बफर सॉल्यूशन का में H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो उसके लिए हम K का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि K ऑफ एसिटिक एसिड जब आयोनाइज होगा तो आयोनाइज होके CH3COOH आयोनाइज होके H+ and
CH3COO माइनस प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम इसका K लिखेंगे तो K विल बी H+ की कॉन्सेंट्रेशन इनटू एसिटेट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, देखो H+ की कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं, H+ की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू Ka 2 × 10⁻⁵ इंटू एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। तो मिलीमोल 15 है, तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करें तो 0.015 और टोटल वॉल्यूम इज 400 ml और अपॉन एसिटेट की कॉन्सेंट्रेशन, तो इसके मिलीमोल 5 हैं तो वो 0.05 और ऊपर का वॉल्यूम और नीचे से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से H+ की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 6 × 10⁻⁵। सो x = 6, y = 5, यानी वैल्यू आ गई 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। में डाइक्लोरो एसिटिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं CO2 H2O क्लोरीन में बाई 300 ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 और ये रिएक्शन हो रही है एसिडिक मीडियम में। तो अब बताना है कि इसी क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ बेरियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो क्लोरो एसिटिक एसिड जब CO2 H2O और Cl2 में जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो इसमें देखोगे कार्बन 1 2, हाइड्रोजन 1 और 2, ऑक्सीजन 2 और Cl2 2, ऑक्सीजन -2 में, क्लोरीन -1 में, हाइड्रोजन +1 में। कंपेयर करें तो कार्बन आ गया +2 में। ठीक है, क्लोरीन -1 में है, ऑक्सीजन -2 में है, हाइड्रोजन +1 में है, तो कार्बन आ गया +2 में। ऑक्सीजन स्टेट्स की कंपैरिजन से देख सकते हैं। नेट ऑक्सीजन स्टेट मस्ट बी 0 कि 2 क्लोरीन -1 में, 2 हाइड्रोजन +1 में, तो ये तो 0 हो गए। 2 ऑक्सीजन -2 में हो गया तो 2 कार्बन +2 में हो गया। अब जब ये ऑक्सीडाइज होकर CO2 और वाटर और Cl2 में जाएंगे तो इसके हिसाब से हम इसका वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका वैलेंसी फैक्टर विल बी 6। कैसे? 2 कार्बन +2 से +4 में गया, 1 कार्बन में चेंज 2 का हुआ तो 2 कार्बन में चेंज 4 का हो गया। दूसरा क्लोरीन -1 से 0 में गया, 1 क्लोरीन में चेंज 1 का आया तो 2 क्लोरीन में चेंज 2 का आ गया, तो वैलेंस नेट चेंज 4 कार्बन में आ गया, 2 क्लोरीन में आ गया, तो वैलेंसी फैक्टर 6 है। ठीक है, अब सीधा सीधा कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है कि भाई इक्विवेलेंस ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है भाई इक्विवेलेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ प्रोडक्ट, और हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के भी इक्विवेलेंस आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंस ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4। अच्छा, KMnO4 की इक्विवेलेंस प्रोवाइडेड है अपने को 300, और इसके इक्विवेलेंस को देख सकते हैं इसका मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, सो मोल्स ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड इज इक्वल टू 300/6 यानी आ गया 50। ठीक है, तो क्लोरोएसिटिक एसिड का जो इक्विवेलेंस हो गया वो हो गया कितना, तो वो है 50। सॉरी, क्लोरोएसिटिक एसिड का जो मोल्स आ गया वो हो गया 50।
अब यहाँ पे देखोगे कि इसके अगर 50 मोल हैं तो बेरियम इसका 2, अगर बैलेंसिंग करके देखें तो इसका 2 इसका 1 है, इसका 50 है, तो इसके मोल्स हो जाएंगे 25, यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोल्स जो इस क्लोरस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वो हो जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है। मेथनॉल की डेंसिटी प्रोवाइडेड है कि मेथनॉल की डेंसिटी इतनी है। अब इसका हम कितना वॉल्यूम यूज़ करेंगे, इसका कितना वॉल्यूम लें कि हम इतना मीटर क्यूब ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन बना सकें। ठीक है, अच्छा यूनिट स्पेसिफाई करनी चाहिए कि यूनिट किस में चाह रहा है, तो यहाँ पे यूनिट जो है वो ml में है, हमें वॉल्यूम ml में बताना है। अब देखो एक मेथनॉल की शुरू में डेंसिटी दे रखी है। मेथनॉल इज CH3OH, मोलर मास उसका 32 ग्राम्स हो गया, और डेंसिटी kg पर लीटर में दे रखी है, तो उसको हम ये वैल्यू kg में दे रखी है, तो हम मोलर मास को भी kg में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेथनॉल का जो ओरिजिनल मेथनॉल है वो, उसको अगर देखें तो वो जो ओरिजिनल मेथनॉल है वो प्योर फॉर्म में है, तो उस ओरिजिनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी बता सकते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी बतानी हो तो देखो 1 लीटर में उसका 0.792 kg है, डेंसिटी इज़ इतना, इसका मतलब हो गया कि 1 लीटर में उसका 0.792 kg है, यानी 792 ग्राम्स है। तो 792 ग्राम्स को अगर हम 32 से डिवाइड कर दें तो मोल्स मिल जाएंगे, और ये मोल्स 1 लीटर में है, तो वही उसकी मोलैरिटी हो जाएगी। तो 0.792 अपॉन मोलर मास kg में, तो kg कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से इसकी मोलैरिटी आ गई इनिशियल इस 24.78 लीटर्स। ठीक है, अब हम M1V1 अप्लाई कर सकते हैं कि शुरू में जो सॉल्यूशन जो हम यूज़ करें उसका वॉल्यूम अगर हम V1 मान गए तो ओरिजिनल मोलैरिटी इतनी है, और जो फाइनल सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें वॉल्यूम इज़ 0.0027 मीटर क्यूब, यानी वो हो गया 2.7 लीटर्स। 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि इसका वॉल्यूम हो गया 2.7, मोलैरिटी है 0.22, इक्वेट करके हम बता सकते हैं कि वॉल्यूम विल बी 24 ml। दूसरा तरीका हम मान लेते हैं कि एक और तरीका देखते हैं इसका कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा रफली बताएंगे। हमने इनिशियल सॉल्यूशन का मान लिया, हमने V लीटर यूज़ किया, ठीक है, डेंसिटी 0.792 kg है, तो इसमें हम मास बता सकते हैं कि इसमें इसका मास हो जाएगा 0.792 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। चलो, तो इसमें इसका मास हो जाएगा, वॉल्यूम इतना है, तो ये ग्राम पर लीटर का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो V लीटर सॉल्यूशन में इसका मास हो जाएगा V इंटू 792, ये आ गया मास किसका, मेथनॉल का। इसका मोलर मास कितना है 32, उससे डिवाइड कर दें तो ये आ गया इसके मोल्स। 32 से अगर हम डिवाइड कर दें तो आ जाएगा उसका मोल्स। अब जो फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है उसमें जो इसके मोल्स हैं वो भी तो अपने को पता है, कैसे M/V से। वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, उसको लीटर में कन्वर्ट करें तो 2.7 इंटू 0.22
अब यहाँ से हम v निकालेंगे, बट ध्यान रखना ये v की वैल्यू जो आ रही है, जो आएगी वो लीटर में आ जाएगी, और हमें ml में रिपोर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बढ़िया सवाल। क्वेश्चन में पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन की बात की जा रही है। पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड इज H2S2O8, पेरोक्सी लिंक होता है, इसको मोनोपेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी प्रिपरेशन की जाती है H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस से, और ऐसा दिया हुआ है कि इसकी प्रिपरेशन जब कर रहे हैं तो हमें 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। एक तो O2, एक तो H2, दूसरा O2, और तीसरा अगर प्रिपरेशन किसी की कर रहे हैं तो ये भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब बताना है कि अगर इतना लीटर O2 और इतना लीटर हाइड्रोजन और इतना लीटर O2 प्रोड्यूस हुआ है, तो हमें बताना है कि अगर इतना लीटर H2 और इतना लीटर O2 प्रोड्यूस हुआ है, तो हमें ये बताना है कि कितना लीटर या कितना ग्राम अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट H2SO8 प्रोड्यूस हुआ है। देखो प्रोडक्ट्स को देखें तो पहला प्रोडक्ट है H2SO8, ये तो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है। H2, दूसरा प्रोडक्ट है O2 और हाइड्रोजन। तो ये दोनों जो हैं ये ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट है और ये रिडक्शन का प्रोडक्ट है। कैसे? ये ज़ीरो में है, पानी में -1, पानी में -2 में था, ये ज़ीरो में आ गया, और यहाँ पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड तो ये तो पक्का ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है। ठीक है, और हाइड्रोजन में +1 में था, ये ज़ीरो में आ गया, तो ये रिडक्शन का प्रोडक्ट है। तो कैथोड पे रिडक्शन हो गया और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया, इन दोनों का। दोनों की बैलेंस रिएक्शन एक है, तो वाटर से O2 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 सल्फेट आयन से एक पेरोक्सी डाइसल्फेट और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो हम हाइड्रोजन के मोल्स निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन के मोल्स हो गए 10.304 अपॉन 22.4, और ऑक्सीजन के मोल्स हो गए 2.24 अपॉन 22.4। ठीक है, तो अच्छा, अब देखो जितना चार्ज एनोड से पास होना चाहिए वही चार्ज कैथोड से पास होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो देखो एनोड से जो चार्ज पास हो रहा है, तो हाइड्रोजन का 1 मोल अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। हाइड्रोजन का अगर 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। यहाँ देखें, हाइड्रोजन का अगर 1 मोल है तो इलेक्ट्रॉन के मोल्स 2 हैं इस इक्वेशन से। वहीं ऑक्सीजन का 1 मोल है तो इलेक्ट्रॉन के मोल्स 4 हैं, और पेरोक्सी डाइसल्फेट का 1 मोल है तो इलेक्ट्रॉन के मोल्स 2 हैं। और जितना चार्ज एनोड से पास होता है तो वही चार्ज कैथोड पे जाता है।
एनोड का चार्ज इन दोनों में, ये दोनों रिएक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कैथोड में ये चार्ज सेम रिएक्शन में यूज़ हो रहा है। तो हाइड्रोजन ने कितने मोल यूज़ किए, इलेक्ट्रॉन्स के कितने मोल यूज़ किए। तो हाइड्रोजन के मोल्स अगर इतने हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स बता सकते हैं कि भाई उसका डबल। ऑक्सीजन के मोल्स इतने, तो जो इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स ऑक्सीजन यूज़ करेगा उसको लिख सकते हैं कि इसका 4 गुना। और परऑक्सीडाइज सल्फेट में देखेंगे कि इसके अगर n मोल्स मान लिया जाए तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन के मोल्स हो जाएंगे वो उसका डबल, क्योंकि यहाँ पे टू मोल्स इलेक्ट्रॉन्स के आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करें, 2 से कैंसिल कर दे तो 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये जो 2 है इससे कैंसिल कर दें तो ये 2 टाइम कैंसिल हुआ और ये 1 हो गया। तो 22.4 इंटू 2 प्लस मोल्स ऑफ दिस, और इसको अगर सॉल्व करें तो हम यहाँ से परऑक्सीडाइज सल्फेट की मोल्स बता सकते हैं और उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे तो मास मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 और 2, 2 स्टेटमेंट वाला सवाल है। 2 स्टेटमेंट वाला सवाल है और इस क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि पहला स्टेटमेंट कि KiO3 इज रेटेड विद एक्सेस ऑफ I2 और जो आयोडीन प्रोड्यूस हो रहा है उसको ट्रीट करें हाइपो के साथ। तो कहा जा रहा है कि हाइपो और KiO3 के इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होंगे। नहीं, ऐसा है क्या या नहीं, तो देखते हैं। KiO3 जब ऑक्सीडाइज होगा I2 में तो इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 5। क्यों? +5 से 0 में गया और एक आयोडीन का एटम है तो इसका वैलेंसी फैक्टर है 5। हाइपो, अच्छा फिर हाइपो आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइपो, और इसको फर्दर I- में भेजेगा तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। और हाइपो अगर हम लिख ही लेते हैं फॉर्मूला, तो हाइपो इज़ Na2H2O3 और ये ऑक्सीडाइज होके Na2S4O6 बनाता है। तो अगर ऑक्सीडाइज होके ये Na2S4O6 तो यहाँ अगर इसके हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो हाइपो में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का अगर निकालें तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन -2 में तो 2 ऑक्सीजन -6 में, और सोडियम +2 में, सोडियम +1 में तो 2 सोडियम +2 में, यानी एक सल्फर आ गया +2 में। और यहाँ देखें तो 6 -2 और ये हो गया +2 तो ये 10, यानी ये हो गया 2.5। एक सल्फर में चेंज 2 से 2.5 हो जा रहा है। एक सल्फर में देखेंगे ऑक्सीजन स्टेट 2 से बढ़ के 2.5 हो रहा है, तो एक सल्फर में चेंज 0.5 का, इसमें 2 सल्फर है, सो इसका वैलेंसी फैक्टर इज़ 1। तो सबका वैलेंसी फैक्टर इसमें 5 आ रहा है और यहाँ पे इसका 1 आ रहा है, तो इनके आपस में मिल इक्वेलेंट्स बराबर नहीं हो सकते। मिल इक्वेलेंट्स एक पढ़कर रिएक्शन में बराबर होते हैं। I2 से I- होगा तो I2 से I- के मिल इक्वेलेंट्स आपस में बराबर होंगे, इसके आपस में बराबर होंगे, ठीक है, बट इसका और इसका आपस में बराबर नहीं होगा। अब देखो I2 का यहाँ पे अगर I2 का इस रिएक्शन के लिए वैलेंसी फैक्टर देखा जाए, आयोडीन का अगर वैलेंसी फैक्टर देखा जाए तो इस रिएक्शन में आयोडीन का वैलेंसी फैक्टर है 10। अगर आयोडीन का वैलेंसी फैक्टर देखा जाए
तो I2 से इस वाली रिएक्शन में आयोडीन का वैलेंसी फैक्टर है 10 और इस वाली रिएक्शन में इसका वैलेंसी फैक्टर है 2। तो जो बजिंग है उसी का वैलेंसी फैक्टर दोनों रिएक्शन में डिफरेंट है, तो ये इनके आपस में इक्वेशंस बराबर नहीं हो सकते। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ए केमिकल रिएक्शन मिली इक्वेशंस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट आर इक्वल एंड ऑल्सो इक्वल टू मिली इक्वेशंस ऑफ ईच प्रोडक्ट। हाँ सही बात है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन में ऐसा होगा, पर ये तो दो डिफरेंट रिएक्शंस आ गई, तो दो डिफरेंट रिएक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, आई बात समझ में?